बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी 9.1 और क्वेश्चन नंबर 5 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्लांक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्टेयर्स देन 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। ये 20 सेंटीमीटर वाइड और 16 सेंटीमीटर डीप ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। हाइट 8 सेंटीमीटर है इसकी एंड विड्थ है x सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लांक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू हमने निकालनी है, यानी कि विड्थ जो है प्लांक की ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनेंगी, एक ये ट्राइंगल होगी पूरी, ठीक है, और एक ये छोटी ट्राइंगल होगी जो कि इसके अंदर ही मौजूद है। अब बड़ी ट्राइंगल के अंदर ही जो एक छोटी ट्राइंगल मौजूद हो तो ये तो वैसे ही सिमिलर फिगर्स में आ जाती है, लेकिन हम इसे प्रूव भी कर देंगे सिमिलर फिगर्स। उसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं, दो ट्राइंगल्स के हमने कंपैरिजन बना लिया, ट्राइंगल ए बी सी कंपैरिजन ट्राइंगल डी ई सी। देखें ये ए बी सी, ये हमने नाम रख दिया इसके ए बी सी, और ये डी ई सी ये दूसरी ट्राइंगल बन गई, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपको पता है एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ई बी 90 डिग्री है, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर बना हुआ है। और आपको जो बता रहा हूँ कि जब एक ट्राइंगल के अंदर ही दूसरी ट्राइंगल बनी हुई है राइट एंगल के अंदर, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर फिगर्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद में एंगल ए और एंगल डी ये आपस में बराबर आ गई, ये एंगल ए ये और ये एंगल डी, दोनों ये भी सेम लाइन के ऊपर बने हुए और ये पैरेलल लाइंस के साथ ही बने हुए, ये और ये लाइंस पैरेलल है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये भी बराबर आ गए। इसी तरह से एंगल ए सी बी और डी सी ई दोनों सेम एंगल हैं, डी सी ई का भी सी एंगल और ए सी बी का भी सी एंगल, दोनों ये भी बराबर आ गए। अब ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर फिगर्स में आ जाती हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर फिगर्स में आ जाती हैं, तो हम इनकी रेशो साइड्स की रेशोज़ को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल रख के, यानी कि ये वाला काम जो है ना, द रेशोज़ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये हम सारी बता देंगे इक्वल, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा एक काम कर लेना है कि वैसे कोई ऐसा कोई ख़ास वो चीज़ नहीं है ऐसी, आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे देखें हमारे पास बी सी का आंसर तो मौजूद है 16 सेंटीमीटर ही उसने दिया हुआ था हमें, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में मेरे पास सी ई का आंसर नहीं है। एक्स तो मौजूद है, ये बेस परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास नहीं है, तो ये हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एफ डी जो है ये लेंथ आपको दी हुई है उसने प्लांक की 8 सेंटीमीटर। ये एफ डी जो है बी ई के पैरेलल है, तो अगर एफ डी और बी ई दोनों बराबर हैं तो बी ई 8 आ जाएगा। अगर बी ई 8 होगा तो सी ई भी 8 ही बन जाएगा, क्योंकि ये टोटल 16 है, 16 में से आपने इस 8 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे सी ई जो है वो 8 आ जाएगा। इसको मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया यूँ कि एस डी एफ इज़ इक्वल टू बी ई इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी ये डी एफ इज़ इक्वल टू बी ई और ये 8 सेंटीमीटर है, तो सी ई किसके बराबर आएगा, सी ई, यानी ये सी ई जो है वो बी सी माइनस बी ई कर देंगे तो सी आ जाएगा। इसको मैंने कैलकुलेट इस तरह किया हुआ है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सी इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आप ये ना करना चाहें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, इसको आप बेशक ना भी करें। एस डी एफ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम कह देंगे हैंस द रेशोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अभी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स ओवर 20 सॉरी यहाँ से डी ई ओवर ए बी इज इक्वल टू सी ई ओवर बी सी। ये सिर्फ ये देखें, ये डी ई ओवर ए बी इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड दोनों के बेस, ठीक है, ये डी ई ओवर ए बी आ जाएगा इज इक्वल टू, इसी तरह से हमारे पास इस ट्राइंगल बड़ी वाली ट्राइंगल जो है इसकी साइड बी सी और छोटी वाली ट्राइंगल जो है सी ई, तो सी ई ओवर बी ई आ जाएगा, सी ओवर बी, क्योंकि मैंने इसको पहले लिखा है डी ई ओवर ए बी, तो इसको भी सी ई ओवर बी सी हम लिख देंगे। अगर हम ऐसे लिखते कि ए बी ओवर डी ई तो हम इसको लिखते बी सी ओवर बी ई सी ई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसलिए लिखा ताकि एक्स ऊपर रहेगा मेरा, और कोई बात नहीं है। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया डी ई ओवर ए बी सी ई ओवर बी सी, डी ई की जगह एक्स आ गया, ए बी की जगह 20 आ गया जो आपको गिवन है नज़र आ रहा है वहाँ पे, सी ई 8 आ गया और बी सी भी 16 आ गया। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 20 को इधर ले जाएँ, सिंप्लीफाई करें 10 सेंटीमीटर, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन, इसमें हमने फिगर खुद बनानी है। अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ 3 मीटर शेडो। ये कास्ट है, कास्ट अ 3 मीटर शेडो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है।
एक आदमी है जिसकी की हाइट है, यहाँ पे इस तस्वीर में हम देखते हैं, एक आदमी है जिसकी हाइट है 1.8 मीटर, ठीक है, BCA, और इसका शेडो बन रहा है। शेडो आपको पता है ज़मीन पे बनता है, तो ये शेडो बना है इसका 0.76 मीटर का। अब पोल ज़ाहिर सी बात है आदमी से बड़ा ही होता है ना, तो ये मैंने आदमी बनाया 1.8 मीटर और ये उसका शेडो बन गया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। इसको जब आपने मिला दिया इससे तो एक ट्रायंगल बन गई। अब इसी टाइम पे वो कहता है कि इसी जगह पे एक पोल है जिसका हाइट ये लिख दी हमने। उसने कहा था कि एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ 3 मीटर शेडो। शेडो उसने 3 मीटर कहा हुआ है, तो ज़ाहिर देखें इससे बड़ा ही है शेडो, तो ये आपने बेस बनाई इसकी 3 मीटर शेडो की। ये एक पोल है और ये इसका शेडो आ गया जो कि 3 मीटर का है, ठीक है, और ये उसकी हाइट है, ज़ाहिर है पोल की हाइट है ये। अब ये हाइट तो हमारे पास है नहीं। अब यहाँ भी देखिए सिमिलर फिगर्स वाली बात, ये एक ट्रायंगल, अब इन दोनों को आपने मिला दिया तो एक ट्रायंगल ये बन गई बड़ी ट्रायंगल, और ये स्मॉल ट्रायंगल बन गई जो इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर ही मौजूद है। तो दोनों ये सिमिलर फिगर्स के अंदर ही आ जाती हैं कि दोनों ट्रायंगल सेम है, ठीक है। अब इसको हमने CD जो BC जो हाइट, BC तो हमारे पास है 1.8 मीटर, जो BD है इसको हमने x लेट कर लेना है, ठीक है, पूरे को x कह देंगे। जब ये हमारे पास x आ जाएगा तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि हमारे पास AB पूरा 3 है और EB हमारे पास 0.76 है। अब सबसे पहला काम हमने ये कर लिया कि हमने इसको करके भी दिखा देते हैं कि हम कंपैरिजन करके ये कि हमारे पास दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल EBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखें B एंगल इसका भी है, बड़ी ट्रायंगल का भी और छोटी ट्रायंगल का भी, तो इसे ABD और CBE या EBC दोनों का भी एंगल 90 डिग्री आ गया। एंगल A और एंगल E ये दोनों सेम आ गए, देखने एक ही लाइन के ऊपर है दोनों एंगल, ठीक है, एंगल A और एंगल E सेम है। एंगल D और एंगल C भी इसी तरह से सेम आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर फिगर आ गई। अब हम सो द रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, अब हम इसकी रेशो निकाल लेते हैं। सिंपल सा काम, फिर वही आपके पास देखें AB ओवर EB या BE और इसी तरह से BD ओवर BC, ये इसकी रेशो बन गई। AB ओवर BE, BD ओवर BC। अब AB आपके पास 3 है और BE आपके 0.76, BD आपके पास x ले लिया था हमने और BC 1.8 है, क्योंकि हमने हाइट ऑफ द पोल मालूम करनी है यानी कि x मालूम करना है हमने, ठीक है, इसलिए इसका नाम x रख दिया हमने। फिगर में आप बना के यहाँ लिख देंगे, बस आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ मेंशन करें, ऐसे भी ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाता है, सिंपल सा है। 1.8 इधर गया, मल्टीप्लाई किया 3 से 0.76 से डिवाइड किया तो ये 7.11 मीटर, ये आपकी शेडो की हाइट आ गई। हाइट ऑफ द शेडो करके इसे लिख दें, सॉरी हाइट ऑफ द पोल, तो हम यहाँ लिख देंगे HEIGHT हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 7.11 मीटर, ये आपकी हाइट आ गई इसकी, ठीक है जी। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है, ठीक है, ये पूरी फिगर है, ये ट्रायंगल बनी हुई है इसके अंदर भी, एक ये बड़ी ट्रायंगल है और एक ये छोटी ट्रायंगल भी बनी हुई है। ये इसके अंदर है कि हमने काम करना है। ये फिगर मैंने बनाई हुई है, यहाँ आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यूज इसकी सारी दी हुई है। अब इसको हमने लेट कर लिया है ABCD करके, ठीक है, ताकि हमें करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम चेंज है दूसरे क्वेश्चंस की निस्बत, और ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी भी है, तो इसको आपकी मर्ज़ी है, आप अटेम्प्ट करें ना करें, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन करना जो है ना वो बेकार हो जाता है काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। और 7 तक की ही आपकी टोटल क्वेश्चंस हैं, 8, 9 जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में एग्जाम्प्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है ACD, ये आपको नज़र आ रही है ACD, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं जब, तो ACD से हमें ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जाहिर सी बात है ये इसका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस ये है, ये फिर परपेंडिकुलर है और ये बेस है आपके पास। इस बेस की वैल्यू में y की वैल्यू मालूम कर रहा हूँ यहाँ से। AD स्क्वायर ये हाइपोटेनस आ गया, क्योंकि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है। इसको आप देखें यूँ टेढ़ा करके अगर आप देखेंगे इस तरह से, देखिए अब आपको यहाँ पे ये यूँ नज़र आएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये आपके पास हाइपोटेनस आ जाता है। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस की जगह सीधा सीधा AD इज इक्वल टू AC प्लस CD, ठीक है, स्क्वायर के अंदर वो लिख दिए।
ए डी आपके पास 10 है, 10 स्क्वायर आ गया। ए सी आपके पास वाई है, वाई की 2 आ गया, प्लस सी डी आपके पास 6 है, 6 स्क्वायर आ गया। तो ये 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 36 आया। तो 100 माइनस 36 64 आ गया, वाई स्क्वायर 64, तो वाई आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गया। वाई का आंसर बड़े आराम से आपके पास निकल आया। ठीक है जी, ये वाई आ गया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल जो है हमारे पास। इस ए बी डी ट्रायंगल के अंदर अगर हम आए तो देखें यहाँ पे 10 ये भी मौजूद है, और यहाँ पे ये चीज़ जो है पूरी x+6 की सूरत में मौजूद है, और ये ए बी जेड है। अब यहाँ से y की वैल्यू तो मैंने निकाल ली इधर से, लेकिन x और z जो है निकालने के लिए इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर जब मैं आता हूँ तो दोनों ही अननोन है, तो इसको निकालने के लिए हमने 2 दफ़ा काम करना पड़ेगा। पहले तो आप सिर्फ इस ट्रायंगल को देखें जो बड़ी ट्रायंगल है ए बी डी। इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है, ठीक है, जो हमको दी हुई है, और ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया फिर x+6, तो ये पूरा x+6 आ गया बी डी। ठीक है, ये आप मेंशन कर दें, आप साइड पे अगर करना है तो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं। तो खैर हम ये ट्रायंगल ए बी डी के अंदर आते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, वही फॉर्मूला हाइपोटेनस इसके इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे बी डी है आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस आ गया, बी डी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, और इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी उनकी। बी डी जो है आपके पास बी सी प्लस सी डी करके मैंने लिख के एक दफ़ा दिखा दिया, यानी कि x+6, आप इसे डायरेक्ट x+6 भी लिख सकते हैं। बी सी x है और सी डी 6 है, तो x+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी 10 आ गया और ए बी जेड आ गया, तो 10 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 100 प्लस जी स्क्वायर आ गया। x+6 होल स्क्वायर को आप ओपन कर दें, ये देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये मैंने बी डी को यूँ लिखा हुआ है बी सी प्लस सी डी करके, तो आप इसे x+6 कह सकते हैं सीधा सीधा सा। तो खैर ये हमने अब a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ आ गई इज इक्वल टू 100 प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 100 प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको एक इक्वेशन बना के आप ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास अननोन आ रही हैं, एक्स भी और जी भी। अगर इनमें से कोई एक की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो हम दूसरे का आंसर निकाल सकते हैं। तो उस एक की वैल्यू निकालने के लिए अब हम आएंगे हम अपनी तीसरी ट्रायंगल के अंदर, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, अब ए सी बी ट्रायंगल आपको कहाँ नज़र आ रही है? राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी आपके पास आ जाएगी, देखेंगे ये जो है ना, ये ए सी और बी, ये अब आपके पास, ये अगर 90 डिग्री है तो आपको पता है फिर ये भी 90 डिग्री है, जो उसने दिया हुआ नहीं है आपको, ये भी बेसिकली देखें ये भी 90 डिग्री होगा ना। जब ये आपके पास 90 है, ये 90 है, तो फिर ये भी तो 90 है, दोनों 90 है ना। तो ये ए सी बी जो ट्रायंगल बन रही है ये भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए सी बी। अब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड ये है, तो आपका मतलब यहाँ पे अब ये हाइपोटेनस हो जाएगी। परपेंडिकुलर बेस जो मर्जी आपने, ये खैर परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये बेस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस ए सी बी ट्रायंगल के ज़रिए हम आगे काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा काम है जिसे हमने याद रखना है और जो हमने सीखनी है बात। ठीक है, दो ट्रायंगल्स तो आपको साफ नज़र आ रही थी, एक ये ट्रायंगल ए सी डी और एक ये ट्रायंगल ए बी डी या बी ए डी, जो मर्जी खेलें। अब तीसरी ट्रायंगल आपने ढूंढनी है खुद, ये है ए सी बी। इस ट्रायंगल के अंदर हम आते हैं, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, हाइपोटेनस इसके इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लिखा हमने। अब ये हाइपोटेनस आपका ए बी, परपेंडिकुलर बी सी और बेस ए सी, इन सबको हमने फॉर्मूले की सूरत में लिख दिया। अब ए बी की वैल्यू z लिख दी हमने, बी सी की वैल्यू x लिख दी और ए सी की वैल्यू y लिख दी स्क्वायर के साथ। ये आ गया z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आपने z स्क्वायर को z स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर लिखा, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारे पास नहीं है। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8, तो y की जगह हम 8 लिख देंगे, जो सबसे पहले हमने निकाली थी। 8 स्क्वायर आ गया, तो ये z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गई। यहाँ पे z स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 64, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनाना चाहें आप 64 को इधर ले आएंगे तो z स्क्वायर माइनस 64 बन जाएगी, जो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे रखते हैं। ये z स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे z की जगह पे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इसमें आपको नज़र आ रहा है z स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। इस z स्क्वायर की जगह आप जब वैल्यूज़ की पुट करेंगे तो आपके पास सारा क्वेश्चन x के अंदर आ जाएगा। जब x में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आराम से मुराद इतना आराम से नहीं निकलेगी, लेकिन निकल आएगी। तो ये देखें, ये हमने z स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में।
एक्स स्केयर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 100 प्लस ये जेड स्केयर की वैल्यू आ गई, एक्स स्केयर प्लस 64 जेड स्केयर की जगह, ये एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, ये 12x प्लस 36 और ये 164 बन गया। अब 12x इज इक्वल टू 36 इधर आके माइनस हो गया इससे, तो 12x इज इक्वल टू 128 और x इज इक्वल टू 128/12 आ गया, विच मीन्स 32/3 सेंटीमीटर आ गया, विच मीन्स 10 × 2/3 सेंटीमीटर और 10.67 सेंटीमीटर। आंसर पीछे ये वाला दिया हुआ है तो हमने इस शेप में लिख दिया। x की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब ये x की वैल्यू आप उठा के चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, यहाँ से z का आंसर आपका इजीली निकल आएगा। क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 छोटी है तो हम इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो हमने नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट की, सॉरी इन इक्वेशन 2 में पुट की है, ठीक है। 2 में पुट की, मैंने लिख बन दी थी, खैर 2 में आपको पुट करनी चाहिए क्योंकि छोटी है। ये लिखा हमने जेड स्केयर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 32/3 हम लेके चल रहे हैं, ज़ाहिर मिक्स नंबर को नहीं हमने लेना, फ्रैक्शन को ले लें। 32/3 का स्क्वायर प्लस 64, 32/3 जो आपके पास 1024/9 प्लस 64 आ गया। आप एलसीएम लेने इसका। अब मैंने ये किया लेंथी करके, ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एक एक स्टेप को। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, देखें कि आप जरूरी नहीं है कि आप आंसर मिक्स नंबर में या फ्रैक्शन में निकालें, ये पॉइंट में भी आंसर आपका ठीक है, गलत नहीं है। आप इसको एक्स लेने 10.67, क्योंकि आप ये कैलकुलेटर से अलावा है आपको, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो 10.67 जब आप यहाँ लिखेंगे एक्स की जगह पे तो 10.67 का स्क्वायर ले लेंगे और 10.67 स्क्वायर प्लस 64 करें, जो आंसर आ जाता है उसके अंदर आप फिर उसका स्क्वायर ले लें तो जेड का आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उस तरह भी कर सकते हैं, वरना कैलकुलेट आप इस तरह से लेंथी, पहले ही क्वेश्चन काफ़ी लेंथी, इस तरह और लेंथी हो रहा है, लेकिन मैंने इसे समझाने के लिए कि आप फ्रैक्शन में आप ये एलसीएम लेके सॉल्व करने का जो तरीका है उसको बताने के लिए मैंने सब कुछ किए। अदरवाइज़ आप ऐसे लिख सकते हैं इसे 10.67 का स्क्वायर प्लस 64, ठीक है जी, जेड स्क्वायर इज। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, आप आराम से 2 लाइनों में आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है, जो भी है प्लस 64, ये 100 से ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लें तो जेड का आंसर निकल आएगा, ठीक है। खैर मैंने अब इस तरह किया है, अब ये भी आप देख लें, ये आपने एलसीएम लिया 64/1 है तो 1 9 ज़र तो 64 9 ज़र ये आ जाएगा। अब ये 1600 आ गया ओवर 9 आ गया। अब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ तो ये 40/3 आ गया। 40/3 का आंसर आपके पास 13 × 1/3 सेंटीमीटर आ गया, जो कि पीछे दिया हुआ है। वैसे 13.33 है, जो कि आप इधर से करेंगे तो आपको उस तरह से 13.33 ही आंसर निकलेगा, ठीक है। राउंड अबाउट ये 105 64 69, हाँ ये 110 के करीब की कोई वैल्यू ऐसी, पता नहीं, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, उसे आप चेक करके इसका आंसर दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। 5 6 7 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। इसमें 5 6 आपके यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, 7 क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी है, इस वजह से मैं इसे इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करूँगा। ये तो ना आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। ख़ुसूसन 6 क्वेश्चन जो ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने फ़िगर खुद बनानी है। जब जिसमें आपने फ़िगर खुद बनानी होती है वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो टफ़ हो जाता है टेक्निकली। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।